बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू CS3222 ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। और हम अभी टॉपिक कर रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट का। लास्ट टाइम हमने मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर देखा था कि मेमोरी एलोकेशन दो टाइप्स की होती है। एक था कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन और दूसरी थी नॉन कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, और कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन के बारे में हमने देखा था कि ये दो तरह की थी। एक थी फिक्स साइज पार्टीशन जिसमें हो रही थी, और दूसरी थी आपके पास वेरिएबल साइज पार्टीशंस। और ये जो फिक्स साइज पार्टीशंस थी इसके अंदर भी आपके पास दो तरह की फिक्स साइज की पार्टीशंस थी। एक था कि इक्वल साइजेस, दूसरा था कि अनइक्वल साइजेस। और ये भी आपने देखा था कि फिर ये जो कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन में अगर हम फिक्स साइज की पार्टीशंस बनाएं तो उसका हमें नुकसान क्या होता है कि हमारे पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का इशू आता है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा याद करवा दूं। फर्ज किया कि ये आपने सारे इक्वली साइज की पार्टीशंस बनाई हुई हैं, काफ़ी सारी, 2 MB कह लें या 2 KB कह लें, जो भी कह लें, ये सारी 2-2 KB की हैं। और अगर 1-1 KB के आपके पास प्रोसेस आ गए तो 1 KB यहाँ से ज़ाया हो जाएगा, 1 KB यहाँ से ज़ाया हो जाएगा, 1 KB यहाँ से ज़ाया हो जाएगा, 1 KB यहाँ से ज़ाया हो जाएगा। तो ये जो आपकी अब आपके पास 4 KB यूज़ हो रही है, 4 KB ज़ाया हो रही है। लेकिन अभी अगर आपके पास 4 KB का एक प्रोसेस आ जाए तो आप उसे अकोमोडेट नहीं कर सकते। और ये चूँकि हर पार्टीशन के इंटरनली मेमोरी आपकी वेस्ट हो रही है तो इस वजह से इसको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का सोल्यूशन क्या आया था हमारे पास कि वेरिएबल साइज़ की पार्टीशंस बना दें। वेरिएबल साइज़ की पार्टीशंस में क्या था कि जितने साइज़ का प्रोसेस आए उतने साइज़ की पार्टीशंस बनाते जाएं। फर्ज किया कि 1 KB का प्रोसेस आया तो 1 KB की पार्टीशन एलोकेट होगी, 5 KB का प्रोसेस आया तो 5 KB की पार्टीशन एलोकेट होगी, 2 KB का प्रोसेस आया 2 KB की पार्टीशन एलोकेट होगी। तो इसमें यह था कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आपके पास ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जितने साइज़ का प्रोसेस होगा उतनी ही मेमोरी आप एलोकेट कर रहे होते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या था कि जब थोड़ी देर प्रोसेस चलने के बाद रिमूव होंगे, फ़र्ज़ किया कि कुछ देर प्रोग्राम चला, ये P1 P2 P3 थे, P1 थोड़ी देर बाद ख़त्म हो गया तो अब आपके पास ये 1 KB का होल बच गया। थोड़ी देर बाद P3 ख़त्म हो गया है जितनी एग्जीक्यूशन करके, तो ये 2 KB का आपके पास एक होल बच गया। अब आपके पास टोटल 3 KB के होल हैं, लेकिन अगर आपके पास अभी एक 3 KB का प्रोसेस आ जाए तो आप देख सकते हैं आपके पास मेमोरी अवेलेबल है लेकिन आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 1 KB का होल यहाँ पे है, 2 KB का होल यहाँ पे है। तो इस इशू को अब आपकी ना ये वाली मेमोरी यूज़ हो सकती है ना ये यूज़ हो सकती है। तो आप कहते हैं कि ये क्या इशू है आपके पास, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इंटरनल से थोड़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि ये जैसे जैसे आपका कंप्यूटर रन हुआ हुआ है, जितने जितने प्रोसेस आ रहे हैं और रिमूव हो रहे हैं, ये नंबर ऑफ़ होल्स बढ़ते ही जाते हैं। और एक टाइम आपके पास में भी ऐसा भी आ जाए कि आप मज़ीद प्रोसेस जो है ना अपनी रैम के अंदर लेके आ ही नहीं सकते। तो ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का इशू है, ये यहाँ तक हमने लास्ट टाइम पे कर लिया था। अब इस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के इशू को सॉल्व करने के लिए भी एक टेक्निक है, और वो उस टेक्निक का नाम क्या है, टेक्निक टू सॉल्व, उसको आप कहते हैं कॉम्पेक्शन। ठीक है, कॉम्पेक्शन बेसिकली क्या है, अब ये देखेंगे ये 1 KB की स्पेस यहाँ पे ज़ाया हो रही है, 2 KB की स्पेस यहाँ पे ज़ाया हो रही है। तो कॉम्पेक्शन क्या करती है, वो कहती है कि ये जो नंबर ऑफ होल्स हैं, आप हर एक पीरियोडिक इंटरवल्स के ऊपर, मतलब हर कुछ कुछ देर बाद आप क्या करें कि आप अपनी मेमोरी को
स्कैन करें और इन नंबर ऑफ़ होल्स को एक जगह पे लेके आ जाएं, और ये जो आपकी मेमोरी एंड यूज़ है उसे एक जगह पे लेके आ जाएं। मतलब ये जो 5 KB है इसको शिफ्ट कर दें एक यहाँ से उठा के, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट कर दें कि ये 5 KB हो जाए, और ये 1 KB आपका यहाँ से मतलब आपने इसको 5 KB को ऊपर शिफ्ट कर दिया शुरू वाले 5 KB में, तो अब आपके पास ये 1 KB यहाँ पे स्पेयर हो गई है, और 2 KB वाला होल, तो ये टोटल मिला के 3 KB हो गया है। अब आपका 3 KB वाला प्रोसेस जो है ना वो इजीली अकोमोडेट हो सकता है। मतलब आपने क्या किया है कि जो होल्स थे उनको एक जगह पे कर दिया, और जो आपके प्रोसेस या मेमोरी ऑक्युपाइड थी उसको एक जगह के ऊपर कर दिया। तो इससे आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन 100% रिजॉल्व हो जाती है, कि वो जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का इशू था वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि इस कंपैक्शन टेक्निक की वजह से आपको डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये जो आपने प्रोसेस को मूव करवाए हैं, ये वाले 5 KB आपने ऊपर इसको शिफ्ट करवा दिए, तो इस मूवमेंट के लिए आपको एक्स्ट्रा कोड भी लिखना पड़ेगा। मतलब जो हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस होंगे उनको मूव करेगा। एक तो इसका ये डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका क्या है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, चलो एक्स्ट्रा कोड को भी हम अगर किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं कि ये हमारे लिए इतना बड़ा लॉस नहीं है, तो दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपको पता है कि जब भी किसी रैम के अंदर किसी प्रोग्राम को आपने मूव करना है, तो उस प्रोग्राम को उस टाइम पे इन एग्जीक्यूशन में नहीं होना चाहिए। उस प्रोग्राम को आप पहले पॉज करेंगे, मतलब सीपीयू उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, और उसको पॉज करके आप उसको मूव करवाएंगे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। तो जब आप इसको पॉज करके मूव करवाएंगे, तो उस केस में क्या होगा कि आपके हर रेगुलर इंटरवल के बाद जितने भी आपके प्रोसेस चल रहे थे, आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि यार ये प्रोसेस थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और उसके बाद फिर चलना शुरू हो जाता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और ये उसके बाद चलना शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस की पॉज हो रहा है प्रोसेस, ये आपके लिए मतलब किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है, कि मतलब ये कोई ऐसा सोल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि एज अ यूज़र आपका कंसर्न ये है कि मेरा प्रोग्राम कंटिन्यूसली चलता रहे। आपको ये कंसर्न नहीं है बिल्कुल भी कि ये थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक के तो चले, आप चाह रहे हैं कि ये बस स्मूथली चलता रहे। तो इस वजह से ये कंपैक्शन वाली टेक्निक आपकी फेल हो जाती है। तो फिर सोल्यूशन क्या है, कि सोल्यूशन की तरफ जब आप आते हैं तो फिर आप देखते हैं कि अच्छा हम नॉन कॉन्टिगुअस को देखें। तो नॉन कॉन्टिगुअस की मेमोरी एलोकेशन कैसे हम करेंगे। तो नॉन कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन उसमें ये होता है कि आपके पास सपोज किया कि ये जो 1 KB वाला होल था, ये 5 KB जो प्रोसेस ने ऑक्यूपाई की हुई थी, ये 2 KB था, ये भी एक होल पड़ा हुआ था। तो अब आपके पास अगर एक प्रोसेस आ गया है 3 KB का, तो आप क्या कहते हैं कि 1 KB यहाँ पे उसको एलोकेट कर देते हैं, 2 KB यहाँ पे एलोकेट कर देते हैं। मतलब अब आपकी एड्रेस स्पेस जो है प्रोसेस की वो कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपका ये प्रोसेस चल रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये चल रहा है। अब इस केस में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी नहीं हो रही, आपकी एलोकेशन भी हो गई है। मतलब जो भी नया प्रोसेस है वो अकोमोडेट हो रहा है, आपकी रैम के अंदर होल्स भी नहीं बच रहे इस तरह से। तो ये काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है। और ये जो नॉन कॉन्टिगुअस है, इस ये जो टेक्निक है जिसके थ्रू आप ये नॉन कॉन्टिगुअस एलोकेशन करते हैं, इसको आप कहते हैं पेजिंग। ठीक है। तो इसको समझने से पहले, पेजिंग को समझने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये जितने भी आपके प्रोसेस हैं, मतलब इसका कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन का एडवांटेज हम देख लेते हैं, ताकि हमें ये समझ आए कि नॉन कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन का डिसएडवांटेज क्या है। सपोज करें कि ये आपके पास रैम है, ये इसकी फिजिकल एड्रेस स्पेस है, 000 से स्टार्ट हो रही है, और एफ 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 मतलब जितना भी इसका साइज़ है वहाँ तक ये जा रही है। 4 GB की होगी तो उसी हिसाब से 32 बिट का ये नंबर एक होगा, और ये टोटल 4 GB लोकेशन जो है ना उनको एक्सेस कर रहा होगा। अब इसके अंदर जितने भी प्रोसेस आपके आते हैं, इसके अंदर एक एरिया होता है जिसके अंदर प्रोसेस के बेस रजिस्टर्स पड़े होते हैं, प्रोसेस बेस एड्रेसेस पड़े होते हैं।
ठीक है, मतलब आपके जो नॉर्मल कंप्यूटर है इसके अंदर भी मेमोरी का एक एरिया ऐसा है जिसके अंदर जो भी आपका प्रोसेस क्रिएट होगा या मेमोरी के अंदर आता है, तो इस मेमोरी एरिया के अंदर उसका बेस एड्रेस स्टोर हो जाता है। तो मैं भी आपको बताता हूँ कि बेस एड्रेस से मुराद क्या है। सपोज किया कि आपका एक प्रोसेस P1 आया, ठीक है, वो रैम के अंदर आ गया और रैम के अंदर उसने ये वाला एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। यानी मैं कह दूं कि 0 A B 0 1 0, ये कोई मेमोरी एड्रेस था। यहाँ से लेके तो 0 C C 0 0 0, मतलब ये कोई मेमोरी एड्रेस था। ये इन बिटवीन इसके जितनी भी जो लोकेशंस थी ये इसने ऑक्यूपाई करनी है। तो जैसे ही ये प्रोसेस मेमोरी के अंदर आएगा P1, तो यहाँ पे एक वेरिएबल P1 और उसका ये जो बेस एड्रेस है 0 A B 0 1 0, ये जो बेस एड्रेस था इसका वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर आपका एक और प्रोसेस आ गया है P2, तो P2 फर्ज किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक स्टोर हुआ है, तो ये जो भी इसका एड्रेस बन रहा था, ये जो इसका बेस एड्रेस है ये आपका यहाँ पे स्टोर हो जाता है 0 0 1 1 0 1 0। और अप टू सो ऑन के जितने भी प्रोसेस आपके आते हैं, जैसे ही प्रोसेस मेमोरी की जिस लोकेशन पे से स्टार्ट होता है, मतलब उसको मेमोरी मिलती है, तो वो उस मेमोरी लोकेशन को एज अ बेस एड्रेस अपने पास स्टोर कर लेता है। अब सीपीयू कैसे एड्रेस करता है, और उसके बाद एक और चीज़ ये है कि लॉजिकल एड्रेसेस क्या होते हैं। अब ये जो P2 है इसके अंदर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। जो पहली इंस्ट्रक्शन होगी उसे आप कहते हैं कि ये एड्रेस 0 पे है, जो दूसरी है वो 1 पे है, 2 3, ये मतलब इस तरह आपको सो ऑन। सेम P1 के लिए भी ऐसे ही है, 0 1 2 3, जितनी भी इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो 0 से लेके ये सारी इसकी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है। जो भी मतलब नया प्रोसेस आएगा उसकी भी अपनी इसी तरह इंस्ट्रक्शन होंगी। P3 आप कह लें 0 1 2 3, और सेम इस तरह P3 का भी बेस एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। मतलब जितने भी प्रोसेस होंगे हर एक प्रोसेस का लॉजिकल एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है, और जितनी भी इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है उस नंबर तक जाता है। और जो बेस एड्रेस है ये फिजिकल एड्रेस आपका होता है। ये जैसे ही प्रोसेस मेमोरी के अंदर आता है तो जहाँ से मेमोरी उसको एलोकेट होती है जिस लोकेशन से, तो वो लोकेशन ये एज अ बेस एड्रेस के तौर पे अपने पास स्टोर कर लेते हैं। अब सीपीयू ने सपोज करें कि P2 की दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू के पास एक रजिस्टर होता है बेस रजिस्टर के नाम से, ये आपने डीएलडी वगैरह के अंदर पढ़ा होगा। तो सीपीयू क्या करता है कि भाई आपने कहा उसे कि P3 एग्जीक्यूट करो भी, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इस मेमोरी लोकेशन में आके देखेगा कि P3 का एड्रेस क्या है। तो P3 का जो भी एड्रेस यहाँ पे आपने स्टोर किया हुआ था वो एड्रेस ये अपने पास लोड कर लेगा। मतलब जो भी एड्रेस था, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो बहरहाल जो भी एड्रेस था बेस रजिस्टर में लोड हो जाएगा। उसके बाद सीपीयू क्या करेगा कि इसकी पहली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो इसमें +0 करेगा, तो पहली इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर चला जाएगा। तो इसकी ये वाली जो इंस्ट्रक्शन होगी ये इंस्ट्रक्शन आपकी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड हो जाएगी। फर्ज किया कि नंबर 10 इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आपको चाहिए, तो ये बेस रजिस्टर में +10 करेगा। तो जो भी +10 वाली इंस्ट्रक्शन थी वो आपकी आएगी और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड हो जाएगी, और उसके बाद उसके मुताबिक जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना था सीपीयू परफॉर्म कर देगा। तो इस तरह से आपकी बेसिकली एड्रेसिंग हो रही होती है, कोई भी प्रोसेस आपका एड्रेस हो रहा होता है या आप उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन में आपको फ़ायदा क्या होता है कि फ़ायदा आपको ये है कि आपने जिस भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है आपने सिंपल बेस एड्रेस में उस इंस्ट्रक्शन का नंबर ऐड करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन आपकी सीपीयू के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड हो जाती है। लेकिन नॉन कंटिगुअस में क्या होता है, जो डिसएडवांटेज है नॉन कंटिगुअस का, सपोज किया कि P1 आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कोई 50 लाइनें उसकी इधर थी, बाकी जो 50 लाइनें थी P1 की, मतलब 51 नंबर लाइन से लेके अप टू 100 तक फर्ज किया इसमें लाइनें थी, तो ये जो बाकी लाइनें थी P1 की वो यहाँ पे थी। अब अगर आपने इसमें 53 नंबर लाइन को एग्जीक्यूट करना है, तो देखें बेस रजिस्टर तो आपके पास ये वाला स्टोर हुआ है P1 का। अब इसमें वो 51 करेगा तो वो एक्चुअली P3 की किसी इंस्ट्रक्शन को एक्सेस कर लेगा, तो ये डिसएडवांटेज है इसका। ठीक है,
और अब ये चूंकि नॉन कंटिग्यूस आपने एलोकेशन किया तो ये इस वजह से ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन कंटिग्यूस एलोकेशन में क्या था कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है आप सिंपली उसमें ऐड करते हैं और वो इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।